लेकर के और सारे अधिकारों पे हमला कर दिया। दूसरी बात यह है, महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दो, विधानसभा लोकसभा में बैकवर्ड को आरक्षण दो, जातीय जनगणना करवाई जाए। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जो पिछड़ों की बात करेगा तो वही देश पर राज करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना जरूरी है, जरूरी है, जातिगत जनगणना जरूरी है। बैकवर्ड क्लास का भाईचारा जिंदाबाद, हमारे हक जिंदाबाद। नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज हम मौजूद हैं जींद के लघु सचिवालय के नज़दीक, जो जिला प्रशासन जींद द्वारा निर्धारित धरना स्थल, वहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा के विभिन्न पदाधिकारी और विभिन्न कार्यकर्ता। उन्हीं से जानते हैं किस विषय के लिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और क्या उसके पीछे का आप लोगों का मोटिव है, क्या उद्देश्य लेके आप चले हैं। सबसे पहले आप सभी का रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत एवं हार्दिक धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। सर, आज पूरा देश के अंदर पिछड़ा वर्ग समाज 3 मुद्दों को लेकर के जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम कर रहा है। सबसे पहला मुद्दा हमारा है महिला आरक्षण बिल। जो महिला आरक्षण बिल संसद में पारित हुआ, उसके अंदर पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की अनदेखी की गई। हम चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 33% का 52%, अर्थात 33% के अनुसार जितनी सीटें बनती है उसका 52% हमारे पिछड़ा वर्ग समाज को दिया जाए। दूसरा मुद्दा हमारा, जिस तरीके से हमारे SC ST भाइयों को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण है, उनको जातीय संख्या के अनुपात में है, उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग को भी जातीय संख्या के अनुपात में विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण दिया जाए। तीसरा मुद्दा और सबसे मुख्य मुद्दा हमारा जातीय जनगणना का है। सबसे पहले जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, जिसके तहत हम 52% हैं। और अब उस समय से लेकर के आज तक कोई भी सरकार आई, पिछड़ा वर्ग की जातीय जनगणना न करवा के इनके साथ घोर अन्याय किया है। और अभी पिछड़ा वर्ग की जातीय जनगणना, या ये लगाइए कि बिहार की जातीय जनगणना नीतीश कुमार जी ने करवाई है, जिसके अनुसार पिछड़ा वर्ग 63% पिछड़ा वर्ग बिहार के अंदर है। और इसी प्रकार यदि पूरे देश की जातीय जनगणना होती है और पिछड़ा वर्ग की यदि मैं बात करूं, तो वो लगभग 63 से 65% पिछड़ा वर्ग है। उसी आबादी में चाहे वो सरकारी नौकरी है, चाहे धन धरती और संसाधन है, और चाहे राजनीति है, वो जनसंख्या के अनुपात में हमारे को आरक्षण दिया जाए और जातीय जनगणना करवाई जाए। तो आपने कहा कि आप राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो ज्ञापन की रूपरेखा वो सब आप लोगों ने तैयार कर दी, तो किस समय आप उस ज्ञापन के देने जा रहे हैं? हम सर अब से लगभग 1 घंटा बाद उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। जहां आप चर्चा करते हैं महिला आरक्षण की बात, जब मैं धरना स्थल पर स्थिति देखता हूं समाज की, हम बातें महिला आरक्षण की कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस धरने में कहीं कोई महिला नज़र नहीं आ रही। किस प्रकार से हम अपनी आवाज़, समाज की आवाज़ को बुलंद कर पाएंगे? क्योंकि आपको पता है, राजनेता बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। वो जितना हम सोचते हैं, हमारी जहाँ सोच ख़त्म होती है वहाँ से उनकी शुरुआत होती है। तो किस प्रकार से हम अपने अधिकारों को सही मायने में पकड़ पाएंगे? जहाँ तक राजनेताओं की बात है, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा लगभग 50 साल पुरानी महासभा है। इसके पदाधिकारी बहुत ज्ञानवान और राजनीतिज्ञ हैं। यदि आज आप संख्या की बात कर रहे हैं, पूरे देश में कुछ 2, 4, 5 ज़िलों को छोड़ करके आप देखेंगे कि हज़ारों की संख्या में पिछड़ा वर्ग
अपनी अपनी महिलाओं के साथ जिला मुख्यालय पे पहुंच रहा है और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। जी मैं जानना चाहता हूँ, आपने जींद एक राजनीति का अखाड़ा भी रहा है, क्रांति का स्थल भी रहा है, जहाँ विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ अपनी ताकत और शक्ति प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। अभी पीछे वैश्य समाज ने किया, उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन किया, उसके बाद अभी 1 नवंबर को बलराज कुंडू जी महम से विधायक रहे हैं, वो अपनी नई पार्टी बना के शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पिछड़ा वर्ग महासंघ कोई अपना शक्ति प्रदर्शन इस प्रकार से करेगा? क्योंकि ताकत से ही आपकी आवाज़ को समझा जाएगा आप कितने बुलंद हैं, कितने ताकतवर हैं। क्या रणनीति रहेगी? इन्हीं मुद्दों को लेकर के पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और अन्य जो भी पिछड़ा वर्ग और एससी समाज के जो भी संगठन हैं, उन सभी के सहयोग से पूरे देश में 30 सितंबर को ज्ञापन दिया था। और आज उसी कड़ी में 7 अक्टूबर को आज धरना प्रदर्शन है और इसी कड़ी में हम 17 तारीख को एक बड़ी रैली करना चाहते हैं, जिसकी डेट अभी निश्चित हो चुकी है, पर स्थान हम 1-2 दिन में वार्तालाप करके सभी संगठनों से हम स्थान भी निश्चित करेंगे। जी आप उद्देश्य अच्छा लेके चले हैं। आप सब लोगों को ये भी भली भांति प्रकार से चीज़ें, सब लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं, सबको पता है जब सरकार किसी काम को करने के लिए आती है तो वो कोई विधानसभा या लोकसभा सत्र की विशेष सत्र की आवश्यकता नहीं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन या आपका वर्षाकालीन जो सत्र है, जब सरकार ने चाहा कि हमें किसी मुद्दे पर कोई विधेयक लाना है, पास करना है, निश्चित अपने तरीके से डेट निर्धारित कर दी। तो कहने का मतलब ये है प्रधान जी कि सत्ता वालों को आभास आप लोगों को कराना पड़ेगा, आपके अधिकार मांगने के लिए आपको अपनी ताकत शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, और जब आप ताकत दिखाएंगे तभी वो कोई डेट निश्चित नहीं है, सरकार जब चाहे जब मर्जी चाहे अपना विधेयक ला सकती है, उन सब चीज़ों को पारित करवा सकती है। इससे कहीं ना कहीं ये महसूस नहीं होता कि लगभग 10 साल होने को है बीजेपी सरकार, अब अंतिम समय में विधेयक लाए हैं, क्या इससे पहले लाया जा सकता था? यदि पहली योजना में लेके आते तो ये आरक्षण का जो बात आप कर रहे हैं ये ज़मीनी स्तर पर इस बार लागू हो जाती और हम लोगों को आरक्षण मिल पाता, समाज के लोगों को। बीजेपी सरकार जुमलों की सरकार है और जहाँ तक पिछड़े वर्ग की बात है, पिछड़ा वर्ग की घोर विरोधी सरकार है। और इन्होंने EWS आरक्षण दिया, उसके लिए न ही तो किसी ने EWS आरक्षण को मांगा गया था, न किसी के कोई धरना प्रदर्शन थे, इन्हीं की सरकार थी, इन्होंने ही देना था। उसी कड़ी में उसी प्रकार ये 33% जो महिलाओं का आरक्षण दिया, इसके लिए स्पेशल इन्होंने विधेयक बुलाया, क्योंकि तानाशाही सरकार है। और यदि ये पिछड़ा वर्ग को देना चाहते थे तो ये दे सकते थे, इन्होंने पिछड़ा वर्ग की अनदेखी की है और उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये देखते रहना आप कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, ये इन लोगों ने कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिछड़ा वर्ग समाज अभी जागरूक हो चुका है, वो एकत्रित भी हो चुका है और बीजेपी के खिलाफ भी खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि बीजेपी ने इन पिछड़ा वर्ग का शोषण किया है, इनकी किसी भी तरह की कोई भी डिमांड को पूरा नहीं किया, बल्कि इनको पीछे लेके जाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। मैं प्रधान जी जानना चाहता हूँ, विभिन्न लोग कहते हैं कि राजनीति एक दलदल है, कीचड़ है, गंदगी है, इस राजनीति को आप बाहर रह के नहीं साफ़ कर सकते, राजनीति में गंदगी में उतरेंगे तभी आप गंदगी साफ़ कर सकते हैं। तो क्या महासभा कोई प्लान कर रही है, मूड बना रही है, कोई राजनीतिक संगठन तैयार करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराए लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए? ऐसे विचार बार बार आ रहे हैं और पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के जो साथी इतने सालों से केवल पिछड़ा वर्ग समाज के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन है, चाहे वो रैली है, और अनेक हक अधिकार पिछली सरकारों से इन्होंने लिए भी हैं, पर अभी पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा की जल्द ही बैठक होने वाली है, जिसके अंदर ये मुद्दा रखा गया है और इसके ऊपर विचार होगा। और ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के अंदर लगभग 40 सीटों के ऊपर पिछड़ा वर्ग समाज, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो उम्मीद करें कि आप राजनीतिक एक
आप पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग समाज को भी एक मंच प्रदान करने के लिए, और उसी के लिए आप रणनीति बनाए हुए हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? भारतीय इंद्र सिंह जाजनवाला, प्रदेश महासचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा, हरियाणा। दर्शकों, मैं इसी सोच और इसी विचार के साथ आपको छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर पिछड़ा वर्ग सभा ने एक अंगड़ाई ली है। देखते ही ये अंगड़ाई किस प्रकार का स्वरूप लेती है और कितना एक बदलाव समाज में लेके आएगी, ये वक्त के गर्व की बात है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।